आज हम सब लोग पढ़ेंगे इंग्लिश, जो आपके डीएलएड एग्ज़ाम में एक पेपर होता है। इसमें सबसे पहला चैप्टर है हमारा डिफरेंट अप्रोचेस एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इसमें सबसे पहले हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंट अप्रोचेस एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। दोस्तों, मेथड्स और अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश, देर आर बेसिकली फ्यू मेथड्स और अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश विच आर, सबसे पहला है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, दूसरा डायरेक्ट मेथड, तीसरा स्ट्रक्चरल अप्रोच कम सिचुएशनल टेक्निक, चौथा है कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो दोस्तों, इसमें हम सबसे पहला टॉपिक देख रहे हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। हेडिंग से तो आप समझ ही गए होंगे कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यानी कि पहले ग्रामर को ट्रांसलेट किया जाता है। तो देखते हैं दोस्तों, द फर्स्ट स्टेप इन लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज इज़ टू गेट एट द मीनिंग्स ऑफ न्यू वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। जी हाँ, सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज, किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को अगर आपको सीखना है तो हमें कुछ उसमें नए वर्ड्स के मतलब पता होने चाहिए, कुछ नए फ्रेजेस और सेंटेंसेस के मतलब पता होने चाहिए। In the case of English, a word-for-word translation of English words, phrases and sentences should be taught by translating them into the mother tongue. हाँ, इसमें जब भी हम इंग्लिश की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हमारा वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कुछ वर्ड्स का, कुछ इंग्लिश वर्ड्स का, कुछ फ्रेजेस का और कुछ सेंटेंसेस का सबसे पहले उसको ट्रांसलेट करते हैं हमारी मदर टंग यानी कि हिंदी, मातृभाषा। उसको सबसे पहले हम अपनी मातृभाषा में ट्रांसलेट करते हैं। आगे देखते हैं। इट हैज़ बीन फेल्ट बाय द प्रोपाउंडर्स ऑफ दिस मेथड दैट द वोकैबुलरी एंड फ्रेजियोलॉजी ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज कुड बी बेस्ट इंटरप्रेट बाय ट्रांसलेटिंग इट्स मीनिंग इनटू द मदर टंग। तो इसमें देखा गया है जितने भी प्रोपाउंडर्स ऑफ दिस मेथड यानी कि जो लोग इसको फॉलो करते हैं या उसको बताया है जिन्होंने, वो ये बताते हैं कि जो वोकैबुलरी होती है या किसी भी फ्रेज़ को समझने का तरीका होता है किसी फॉरेन लैंग्वेज में, उसको सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसको उन शब्दों को मदर टंग यानी हमारी मातृभाषा में पहले ट्रांसलेट कर दिया जाए। दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन दिस अजम्पशन दैट ट्रांसलेशन इंटरप्रेट्स फॉरेन फ्रेजियोलॉजी इन द बेस्ट मैनर। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम कभी किसी चीज़ को, किसी भाषा को, किसी फॉरेन लैंग्वेज को अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर लेते हैं तो हम उससे बहुत अच्छा एक बेस्ट वे समझते हैं किसी चीज़ को समझने के लिए। इन द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन द फॉरेन फ्रेजियोलॉजी इज़ assimilated. The structure of a foreign language can be best learnt when compared and contrasted with that of the mother tongue. जी हाँ, आपने भी देखा होगा कि जब कभी आपको अपनी भाषा में बोलते हैं तो हमें वो भाषा ज़्यादा समझ में आती है, जबकि आप कहीं इंग्लिश सुनते हैं तो आप सोचते हैं कि पहले हम उसे कंपेयर कर लें, उससे हम देख लें कि वो हमारी मातृभाषा में बैठता है तो हमें वो चीज़ अच्छे से समझ में आती है। इंग्लिश और हिंदी एकदम एक जैसे अगर हम ट्रांसलेट कर पाते हैं तो हमें वो चीज़ बहुत ही क्लियर समझ में आता है। Hence the followers of this method laid much emphasis on the learning of the meanings so that the vocabulary may be enriched. जी हाँ, जो भी इस मेथड को फॉलो करते हैं उन लोग का मानना है, उनका कहना है और वो ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि मीनिंग्स पता होगी तो हम अपनी वोकैबुलरी को भी अच्छी कर सकते हैं, अपने बोलचाल में, अपने लिखने में अच्छी तरह की शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमारी एक तरह से कह लीजिए हम अपनी खुद की डिक्शनरी को अपने लैंग्वेजेस से, अपने वर्ड्स से अच्छा कर रहे हैं। They also placed much emphasis on learning the rules and principles of grammar until the grammar of the mother tongue is mastered. सेकेंड मेथड है डायरेक्ट मेथड। दोस्तों, उसमें डायरेक्ट मेथड, इन दिस मेथड द फर्स्ट थिंग विच गेट्स इम्पॉर्टेंस इज स्पीच नॉट रीडिंग। जी हाँ दोस्तों, ये दूसरा मेथड है, ये डायरेक्ट मेथड है। इसमें हमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देनी होती है अपने बोलने पे, रीडिंग पे हम इसमें ध्यान नहीं देते हैं। मतलब आप क्या रीड कर रहे हैं उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, पहले उस पर ध्यान दिया जाता है कि आप क्या बोल रहे हैं। दिस एम्फोसिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट फ्लुएंसी इन लर्निंग एंड फैसिलिटी इन राइटिंग फॉलो फ्लुएंसी इन स्पीच। जी हाँ, जो भी आप सीखते हैं, जो भी आप लिखते हैं, उसको कितना आप अपने प्रैक्टिकल
वॉइस में ले पा रहे हैं, स्पीच में ले पा रहे हैं, वो ज़्यादा मायने रखता है। So, learning to speak a language is always by far the shortest road to learning and to write. In this way, we may say that the objective of the direct method is to teach language directly so that a direct bond may be established. जी हाँ दोस्तों, इस मेथड का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम लैंग्वेज को डायरेक्टली बोल पाते हैं, डायरेक्टली अपनी कम्युनिकेशन में ला पाते हैं, बोल पाते हैं। इसमें हम ज़्यादा अपनी मदर टंग का यूज़ नहीं करते हैं, यानी अपनी मातृभाषा का यूज़ नहीं करते हैं। इसमें हम ट्रांसलेशन का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखिए लिखा है यहाँ पे, द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस मेथड इज़ टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ मदर टंग सिंस इट इज़ प्रिज्यूम दैट इट्स यूज़ hinders the direct contact of the learner with English। जी हाँ, जैसे ही हम मदर टंग यानी अपनी मातृभाषा को इसमें बीच में लाते हैं या ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी लैंग्वेज में जो इंग्लिश जो हम बोलना चाहते हैं उसमें थोड़ा फ़र्क आ जाता है, रुक जाते हैं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश आप नहीं बोल पाते हैं। ओपिनियंस डिफर हाउएवर ऑन द यूज़ ऑफ मदर टंग एंड इट्स एक्सटेंट। जी हाँ दोस्तों, जी हमने सबसे पहला टॉपिक जो देखा था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, और दूसरा टॉपिक जो हम देख रहे हैं डायरेक्ट मेथड, इन दोनों में काफ़ी फ़र्क है। ग्रामर ट्रांसलेशन में बोलते हैं कि हम मदर टंग यूज़ करेंगे, डायरेक्ट मेथड में कहते हैं कि हम मदर टंग यूज़ नहीं करेंगे। तो डिफरेंस है, हर लोगों की, हर तरह के लोगों की अलग तरह की सोच होती है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ का बोला जा रहा है। Some stand for its total banishment while others allow its use to some extent। इस डायरेक्ट मेथड के यूज़ में भी काफ़ी कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग कहते हैं कि इसको नहीं यूज़ करना चाहिए, हमको मदर टंग यूज़ करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये सही तरीका है, हम मदर टंग ना यूज़ करें, डायरेक्ट मेथड यूज़ करें, वो ज़्यादा बेहतर तरीका है। फॉर इंस्टेंस, मेंसन एंड पटेल से translation in any shape or form is banished from the classroom, including the use of mother tongue and of the bilingual dictionary। दोस्तों अगला टॉपिक है, यानी अगली हेडिंग इसमें स्ट्रक्चरल अप्रोच। There is a controversy regarding this system whether it should be considered as an approach or method। जी हाँ दोस्तों, इसमें ये अप्रोच है या मेथड है, इसमें अभी भी आज भी कंट्रोवर्सी चल रही है कि इसको हम स्ट्रक्चरल अप्रोच माने या मेथड माने। Without going into an academic discussion, it would be suffice to say that since the approach takes a concrete form in its application, it may be regarded as a technique or method। दोस्तों इसको अप्रोच या मेथड माने क्या माने, इसमें इतना कंट्रोवर्सी इसलिए है कि देखा जाता है कि इसकी एप्लीकेशन को भी देखा जा रहा है। तो इसे हमें टेक्निक मानना चाहिए या मेथड मानना चाहिए, या एप्लीकेशन में देख करके इसे हम अप्रोच माने, इसमें कंट्रोवर्सी चल रही है। The structural method is based on the belief that in the teaching of a foreign language, the mastery of structures is more important than the acquisition of vocabulary, and that limitations and difficulties inherent in the study of language English can be overcome by giving an intensive drill to the students in the structure patterns। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रक्चरल मेथड में ये माना जाता है कि अगर आप किसी फॉरेन लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप किसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझें। दोस्तों आप जानते होंगे कि किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक प्रेडिकेट होता है। तो अगर किसी सेंटेंस में के स्ट्रक्चर को हम समझ पाते हैं तो हम बेहतर तरीके से उसकी अपनी लैंग्वेज अच्छी कर पाएंगे, अपनी इंग्लिश को अच्छा कमांड कर पाते हैं उस पर, और ग्रामेटिकल एरर भी नहीं होती है, अपनी वोकैबुलरी भी हम अच्छी कर पाते हैं, क्योंकि तब हम अच्छे वर्ड्स का भी इस्तेमाल करेंगे अपने सेंटेंस को और खूबसूरत बनाने के लिए। इट इज़ सेड that by concentrating on essential English at the secondary stage, the other aspects may be left to wait till college days। This saves the lowering of the standard of English। जी हाँ दोस्तों, अगर हमें अपनी इंग्लिश को काफ़ी अच्छा बनाना है तो हम पहले स्ट्रक्चर को समझेंगे, फिर थोड़े दिनों बाद, कुछ टाइम बाद हम अपने वोकैबुलरी को अच्छी करेंगे। तो यही सब करते करते हमारे कुछ दिन बीत जाते हैं, और इससे हम स्ट्रक्चर को समझने जब चलते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन हमारी टाइम बच जाता है कि हमारा इंग्लिश का जो स्टैंडर्ड है वो ख़राब ना हो, वो हमेशा अच्छा रहे,
और अच्छा ही होता रहे। दोस्तों नेक्स्ट अप्रोच होती है कम्युनिकेटिव अप्रोच, यानी कि द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज़ अ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, यानी कि जो खुद विद्यार्थी है जो सीखना चाहता है वो उसके लिए होता है सेंटर्ड, उसके ही सेंटर्ड अप्रोच है, यानी लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। इन दिस अप्रोच everything from fluency of saying something, accuracy and appropriateness are equally important। दोस्तों कम्युनिकेटिव अप्रोच यानी कम्युनिकेशन, हम अपनी बोलचाल की भाषा में कहते हैं कम्युनिकेटिव अप्रोच। किस तरह से अपनी बात को हम दूसरे के सामने रखते हैं, कितनी फ्लुएंसी से रखते हैं, कितने सही तरीके से रखते हैं, ये सब चीज़ इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। And an effective user of language needs to produce grammatically well-formed sentences। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो बिल्कुल हमारी ग्रामर में कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जो हम सेंटेंस बनाते हैं भले ही छोटे बनाएं, कम उसमें ज़्यादा अच्छे शब्दों का प्रयोग हम नहीं कर पाते हैं, सिंपल सेंटेंस बनाएं, लेकिन ग्रामेटिकली वो हमेशा सही होना चाहिए। But he should also have the ability to select, mix and use the sentences appropriately, keeping in view the social context। जी हाँ दोस्तों, अगर हमें अपनी लैंग्वेज को अच्छा करना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करना है, कभी हम चाहते हैं कि गलत इंग्लिश ना बोलें, ग्रामर अच्छी रहे, तो हमें अपने शब्दों का चुनाव सही होना चाहिए, कभी भी मिक्स ना करें और सही सही सेंटेंस बनाएं, ये सोचते हुए कि हम कहीं समाज में बोल रहे हैं तो हम सही ही बोलें। उस चीज़ को ध्यान, ये अप्रोच उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए दी गई है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखे डिफरेंट अप्रोचेस एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, जो कि बेसिकली 4 होते हैं: ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, स्ट्रक्चरल अप्रोच कम सिचुएशनल टेक्निक एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।